लास्ट लेक्चर पर हम लोग जेनेटिक कोड स्टार्ट किए थे और कुछ बातें उसमें से डिस्कस हो गई थी। जैसे पहला सवाल यही था कि जेनेटिक कोड डिस्कवर किसने किया था। अच्छा, नीरेनबर्ग ने। लेकिन जेनेटिक कोड टर्म चार्ल्स गैमो का दिया हुआ है। जेनेटिक कोड का नेचर ट्रिपलेट होता है, ये प्रपोज जॉर्ज गैमो ने किया था, लेकिन इसको प्रूफ नीरेनबर्ग और हरगोबिंद खुराना ने किया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 2 क्वेश्चन बताने रह गए थे, फिर से सुन लेते हैं, वो लिख लीजिए। पहला सवाल ये है कि जो ये हरगोबिंद खुराना और मार्शल नीरेनबर्ग हैं, हरगोबिंद खुराना और मार्शल नीरेनबर्ग, इन दोनों लोगों को एक साथ नोबेल प्राइज मिला 1968 का, और एक ही काम के लिए नोबेल प्राइज मिला, फिजियोलॉजी का नोबेल मिला था। तो जो नोबेल प्राइज इनको मिला था वो इस खोज के लिए मिला था कि इन्होंने आर्टिफिशियल सिंथेसिस कर दी थी न्यूक्लिक एसिड या स्पेशली आरएनए की, और वो भी अपने मनपसंद का सीक्वेंस। पहले से ही तय था कि जो आरएनए बनेगा उसमें ये सीक्वेंस होगा, और उस डिफाइंड सीक्वेंस को आरएनए को बनाया। उसी से ट्रिपलेट नेचर एक्सप्लेन करने में काफ़ी मदद मिली। एक और ख़ास बात, नियम तो ये है कि आप डीएनए से आरएनए बनाते हो, डीएनए के जो बेस सीक्वेंस होते हैं उसी से आरएनए के सीक्वेंस तय होते हैं। डीएनए टेम्पलेट का काम करता है, ये बगैर टेम्पलेट के आरएनए बना दिए, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए। तो बिना डीएनए के आरएनए बना के, उससे प्रोटीन बना के ये सिद्ध कर दिया कि ट्रिपलेट नेचर होता है। तो इन दोनों को इनकी खोज के लिए क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला 1968 का। बातचीत ना करें, बातचीत ना करें, अवार्डेड बाय लिखते चलें। नोबेल प्राइज काहे के लिए? फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए एंड एक्सप्लेन किया जेनेटिक कोडान को, इसी नाते इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला। स्पेशली हरगोबिंद खुराना ने क्या किया? तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए किया, और उस आरएनए में पहले से ही तय बेस सीक्वेंस को ही बनाया। सिंथेसिस ऑफ आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ बेस या न्यूक्लियोटाइड। और जो सिंथेसिस ऑफ आरएनए किया वो थे एज होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। अब कहा ये कौन सी चीज है? तो देखो, जैसे अगर आरएनए बनाओ उसमें सिर्फ एक ही बेस ले लो, केवल यू 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 ऐसे सब एक बेस ले लिए, तो ये क्या हो गया? होमोपॉलीमर। और अगर 2-2 के पेयर हों
जैसे यूसी ले लिया, फिर यूसी ले लिया, फिर यूसी ले लिया, फिर यूसी ले लिया, ये क्या है? कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर, और ये पहले से तय सीक्वेंस थे। इसी तरीके से मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या किया? तो याद रखिएगा, सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन्हीं की देन है। सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी से इन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसी की मदद से एक्सप्लेन ट्रिपलेट नेचर। एक और बात, इन्होंने एक एंजाइम यूज किया था, नाम सेवरो-ओखोवा एंजाइम, या इसी का एक और नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। ये बताओ, इसका नाम सेवरो-ओखोवा एंजाइम क्यों है? क्योंकि ये एक वैज्ञानिक का नाम है, इसके खोजकर्ता, इस वैज्ञानिक, इस एंजाइम के खोजकर्ता का नाम सेवरो-ओखोवा है। इन्होंने अपने नाम पे नाम रख दिया। हाँ, इसी एंजाइम का यूज इन्होंने कर लिया, और इस एंजाइम का यूज करके क्या किया? सिंथेसिस कर दिए, किसकी? आरएनए की, और उसमें डिफाइंड सीक्वेंस था पहले से ही। डिफाइंड या डिफिनिट सीक्वेंस कह सकते हो, पहले से ही तय था, और वो भी इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, क्योंकि आरएनए पर जो बेस सीक्वेंस होते हैं वो तो डीएनए तय करता है ना। अब चूंकि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए की सिंथेसिस कर लिए थे, इसी को कहते हैं एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। यहां से पढ़ना था हम लोगों को, यहां तक तो पढ़ लिए थे ना? नहीं पढ़ लिए थे? यहां तक तो पढ़ लिए थे। प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट कोडान वाज ए ट्रिपलेट। अब हमें पढ़ने दो। वाज ए मोर डांटिंग टास्क, मुश्किल। केमिकल मेथड किसने डेवलप किया? हर गोविंद खुराना। जरा स्पेलिंग सही कर लेना, बी है, वी नहीं है, हर गोविंद खुराना है, हर गोविंद खुराना। और ये काफी इंस्ट्रूमेंटल था, किसमें? इन सिंथेसाइजिंग आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफाइंड, मतलब पहले से ही तय था। और उसमें तय क्या था? होमोपॉलीमर या नहीं, एंड कोपॉलीमर। फिर आए कौन? मार्शल नीरेनबर्ग। इन्होंने क्या डेवलप किया?
सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और फाइनली हेल्प किया कि कोड किस नेचर का है। डेसिफर्ड मतलब उसका खुलासा कर दिया। फिर एंजाइम आ गया कौन सा, सेवरो ओखोवा एंजाइम या पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंजाइम, ये इन्होंने ही इस्तेमाल किया। आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए, आरएनए बनाया विद, फिर वही देखो लिखा है डिफाइंड सीक्वेंस, किस मैनर में, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, और इसी नाते इसका नाम एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ये 64 कोडान कैसे बनाए जाते हैं ये देख लो। तो देखिए 4 UCAG ये 4 बेस हैं, UCAG ये 4 बेस हैं, और UCAG ये 4 बेस, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनेगा। तो U को U के साथ ले लिया तो U हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ क्या है U, तो U लिख दिया। फिर इसको इसी के साथ रखा, 2 बार U, फिर 2 बार U, 2 बार U, एक बार C रखा, एक बार A रखा, एक बार G, मतलब U के बाद U लिखा, फिर U के बाद C लिखा, U के बाद A लिखा, U के बाद G लिखा, लिख लिया। फिर U को किसके साथ ले लिया, C के साथ, तो यहाँ देखो UC हो गया। अब UC के बाद या तो U लिख लो, या तो C लिख लो, या तो A लिख लो, या तो G लिख लो। फिर ये ले लिया तो UA हो गया। अब UA के बाद या तो U लिख लो, या तो C लिख लो, या तो A लिख लो, या तो G, फिर ऐसे UG लिख लिया। देखो सब UG लिखे हैं। अब या तो U लिख लो, C लिख लो, A लिख लो, G लिख लो, एक पूरी चेन हो गई। अब C से शुरू करो तो CU ले लिया, तो CU यहाँ लिख दिया। अब उसके बाद बगल में वही 4 ऑप्शन है देखो लिखे। फिर C के बाद बगल C ले लिया तो CC लिख दिया, फिर वही 4 ऑप्शन बगल में लिखे हैं। फिर CA ले लिया तो देखो CA लिखा है, फिर वही 4 चीजें लिखी हैं। और फिर CG लिख लिया तो फिर वही 4 चीजें लिखी। ऐसे करते करते ये G है तो GU ले लो तो GU हो गया। उसके बाद UCAG, यहाँ सब देखो GU लिखे हैं। ऐसे ही यहाँ ले लो GG, तो GG के बाद क्या है, फिर या तो U ले लो तो U, C, फिर A, फिर G, यहाँ देखो ट्रिपल G आ गया। जरा बताओ ट्रिपल A, ट्रिपल C, ट्रिपल U और ट्रिपल G कहाँ लिखे हैं, जहां लिखे बगल में लिखना है। लिखना काहे है, तो U कहाँ मिला, ये देखो यहाँ लिखा फिनेल एलानाइन, फिर से लिख लेते हैं, बगल में जगह है यहाँ लिख लीजिए U C A और G, ये चारों नाम लिख के सामने लिख लीजिए। तो U ये है, C ये है, A ये है, और G ये है। लिखो बगल में जगह खाली ना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिख लो, कॉपी में लिख लो। वो देखो ऐसा तो है नहीं कि 64 कोडान आप याद करोगे, 64 नहीं याद करोगे, लेकिन कम से कम ये 4 विशेष तो याद ही कर सकते हो, जिनके तीनों एक ही जैसे कॉम्बिनेशन है। तो ये 4 ऑप्शन तो मिल ही सकते ना आपको। तो U के आगे क्या लिखोगे, PHE फिनाइल एलानाइन, CCC प्रोलीन, AAA लाइसिन और GGG ग्लाइसिन। लिख लिया। आगे बढ़े। देखिए 64 कोडान हमको याद नहीं रखने हैं, लेकिन कम से कम ये 4 याद कर लीजिएगा। एक AUG है वो स्टार्टर है, 3 स्टाफ कोडान है, UAA UAG UGA, तो 4 वो और 4 ये, 8, 1 2 और अधिकतम 10 याद रखने पड़ेंगे। बढ़े आगे। इसमें से जो ये AAA है ये एक बार पूछा जा चुका है। चलिए हेडिंग डालिए, सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोडान या कोड। सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, पहली हेडिंग डालो।
ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडान। और सुनते चले लिखते चले, पहले से पता है। ट्रिपलेट नेचर हेडिंग कहती क्या है कि जो कोई भी कोडान जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कितने 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 बेसेज ओवर mRNA से बनता है। किसी कोडान की क्या खास बात है, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 बेस होते हैं। इस हिसाब से टोटल कोडान बेटा कितने हैं, तो पहले से ही पता है 64 कोडान है। और 64 कोडान में से 61 कोडान में से 61 कोडान को कहा जाता है सेंस कोडान। सेंस कोडान हम उन कोड को कहते हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। दैट लिखते चलें, कोड फॉर अमीनो एसिड। लेकिन बचे कितने, तो कहोगे 3 कोडान बचे। इनको कहा जाता है नॉनसेंस कोडान, या इन्हीं का नाम स्टॉप कोडान या टर्मिनेटर कोडान भी कहते हैं। और ये वो कोडान होते हैं जो दैट नॉट कोड फॉर अमीनो एसिड। इन सेंस कोडान में से एक कोडान है AUG, इसी को कहा जाता है इनिशिएटर कोडान, और ये कोड करता है फॉर मिथियोनीन अमीनो एसिड। तो ये इनिशिएटर हो गए, स्टॉप कोडान हो गए। स्टॉप कोडान 3 होते हैं, UAA, UAG, UGA। इसको आकर कहते हैं, इसको अंबर कहते हैं, और इसको ओपल कहते हैं। तो आकर, अंबर, ओपल भी हो सकता है, आपसे पूछ ले, लेकिन आप सीक्वेंस याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि ये mRNA है और इस mRNA का ये 5' है और ये 3' है और ये एक mRNA है। दुनिया के सारे RNA ऐसे पढ़े जाते हैं 5' to 3'। तो इसका जो 5' एंड है वहीं पर मिलेगा क्या,
AUG, और जो 3 डैश एंड है वहाँ UAA या UAG या UGA। कहने का मतलब यहां मिलेगा इनिशिएटर, कोडान, और यहां मिलेगा टर्मिनेटर कोडान। बस ये बता दो इनिशिएटर कहां है और टर्मिनेटर कहां है। तो इनिशिएटर है एट 5 डैश एंड ऑफ mRNA, और ये कहां है एट 3 डैश एंड ऑफ mRNA। ये पहला करेक्टर और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी में है। जेनेटिक कोड के पहला करेक्टर जो ट्रिपलेट नेचर है उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या है? ए प्रोटीन कंटेन 100 अमीनो एसिड। कह रहा बताओ हाउ मेनी बेस प्रेजेंट इन डीएनए दैट कोड फॉर दिस प्रोटीन, या हाउ मेनी बेस प्रेजेंट ओवर एमआरएनए दैट कोड फॉर दिस प्रोटीन, या हाउ मेनी कोडान रिक्वायर फॉर दिस प्रोटीन। लोग कैसे करते हैं जरा देख लीजिए इधर। अगर आपसे कहा जाए कि एक अमीनो एसिड, अब लिखिएगा नहीं, अगर है तो हमको कम से कम एक क्या चाहिए, कोडान चाहिए, और एक कोडान तभी मिलेगा जब 3 बेस होंगे। कहाँ? एमआरएनए पर। और एमआरएनए पर जितने बेस होते हैं उतने ही बेस पेयर डीएनए पर होते हैं। एक बेस पेयर अगर डीएनए पर है तो एक बेस आरएनए पर आएगा। भाई वहां पेयर होंगे, वहां बेस होंगे, तो जितने बेस होंगे उतने ही बेस पेयर होंगे। कहां? और जितने बेस पेयर होंगे उसके डबल क्या होंगे, बेस होंगे। मतलब 6 बेस ऑन डीएनए। लिखो नहीं, देख लो। एक अमीनो एसिड कोड करने के लिए एक कोडान चाहिए, तो 3 बेस चाहिए, तो 3 बेस पेयर चाहिए, तो 6 बेस चाहिए। ठीक, अब यहां कर लेते हैं कितने, 100 अमीनो एसिड हैं, तो कितने कोडान? तो 100 तो बिल्कुल पक्के हो गए। तो 100 कोडान तो चाहिए कौन से, सेंस जो कोड करते हो, और एक कोडान और चाहिए, कौन सा, स्टॉप वाला। तो टोटल कितने चाहिए, 101 कोडान चाहिए। अभी मैंने बताया एक कोडान में 3 बेस, तो 101 कोडान में 303 बेस। कहां? एमआरएनए। और जितने बेस होते हैं उतने ही बेस पेयर होते हैं। 303 बेस पेयर ऑन डीएनए, तो कितने बेस, 606 बेस ऑन डीएनए। रटेंगे नहीं। एक अमीनो एसिड के लिए एक कोडान, के लिए 3 बेस, के लिए 3 बेस पेयर, मतलब 6 बेस। 100 अमीनो एसिड है तो 100 तो पक्का हो गए, लेकिन 100 अमीनो एसिड हैं तो 100 तो सेंसी कोडान हो गए, और एक स्टॉप कोडान भी तो लगा होगा। तो कुल कितने हो गए, 101। अब 101 अगर हैं तो 303 बेस, और 303 बेस हैं तो 303 बेस पेयर, और 303 बेस पेयर है तो 606 बेस। दूसरा जो क्वेश्चन आएगा वो इधर से इधर आ जाएगा, यहां दे देगा बेस, डीएनए में बेस की संख्या दे देगा, और कहेगा बताओ इस डीएनए से आरएनए बनके जब प्रोटीन बनेगी तो उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे।
तो इधर से इधर नहीं निकाल सकते हो, ये लिख लो, इधर से इधर वाला बोल देते हैं। लिख लो ए स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज 102 बेसेज या बेस, कैलकुलेट हाउ मेनी अमीनो एसिड present in protein that code by this DNA segment. देखो कह रहा है कि कितने बेस हैं, 102 बेस हैं कहां, डीएनए पर। देख लो फिर आराम से लिखिएगा, ऐसे डीएनए पर बेस कितने हैं, तो डीएनए पर बेस पेयर कितने होंगे। तो बेस पेयर को निकालना है, इसको 2 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 51 बेस पेयर। और जितने बेस पेयर होते हैं उतने ही बेस होते हैं कहां, और एमआरएनए पर। और जितने एमआरएनए पर बेस होंगे उनको 3 से भाग दोगे तब कोडान निकलेंगे। तो कितने कोडान हो जाएंगे, तो 51/3 मतलब 17 कोडान ऑन एमआरएनए। अब अगर 17 कोडान हैं तो 16 क्या होने चाहिए, और 1 क्या होना चाहिए, स्टॉप कोडान। और अगर 16 सेंस हैं तो 16 ही क्या आएंगे, अमीनो एसिड। देखो चलो दूसरी प्रॉपर्टी लिखते चलोगे, डीजेनरेट नेचर। ऑफ कोडान। डीजेनरेट नेचर का कॉन्सेप्ट देखो कहां से आया है। जैसे आपको पता है कि टोटल लिखते चलें, कोडान कितने हैं 64, उसमें से सेंस कोडान कितने हैं 61 है। और यही 61 जो सेंस कोडान है वो कोड करेंगे किसने, तो कहोगे 20 अमीनो एसिड। भाई 20 से ज्यादा तो है नहीं, तो इसको पलट देते हैं, 20 अमीनो एसिड लिखते चले, कोडेड बाई किसके द्वारा, 61 सेंस कोडान। इसका मतलब एक अमीनो एसिड के लिए कितने कोडान पड़े, तो अगर भाग देंगे तो 1 पर कितने आ जाएंगे, 3। ध्यान से सुनिएगा, यहीं से कॉन्सेप्ट है। दिख रहा है कि अमीनो एसिड की संख्या कम है, कोडान की संख्या ज्यादा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड होंगे जो कोड किए जाते होंगे 1 से ज्यादा कोडान से। अब 1 से ज्यादा या तो 2 कोडान होंगे, या तो 3 कोडान होंगे, या तो 4 होंगे, या तो 5 होंगे, या तो 6 तक हैं। फिर से सुन लेते हैं, चूंकि अमीनो एसिड की संख्या कम है, कोडान की संख्या ज्यादा है, तो बहुत सारे ऐसे अमीनो एसिड हैं
जिनको कोड किया जाता है एक से ज़्यादा कोडान से। अब जब एक से ज़्यादा कोडान से कोड करोगे तो किसी का या तो 2 कोडान होंगे, या तो किसी के 4 होंगे, या तो किसी के 6 होंगे। जैसे फिनाइल एलानाइन ही, फिनाइल एलानाइन का कोडान देखिए यू से भी क्या है, फिनाइल एलानाइन, और यूसी से भी क्या है, फिनाइल एलानाइन। इसका मतलब है कि एक अमीनो एसिड के एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं, तो इसको डिजनरेट क्यों कहते हैं। तो ये देखो, ध्यान सुनिए, मान लेते ये कोडान खराब हो जाए तो क्या प्रोटीन में ये अमीनो एसिड नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि उसके पास ये कोडान है। तो एक कोडान अगर होता और अगर वो खराब हो जाता तो वो अमीनो एसिड दोबारा ना आता। इसके चक्कर में हुआ क्या है, जो तीसरा बेस है यही तो चेंज हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है डीजनरेट नेचर के लिए कौन जिम्मेदार है, तो कहोगे थर्ड बेस ऑफ कोडान। ये कोड अगर खराब भी हो गया, डीजनरेट भी हो गया, तो भी ये अमीनो एसिड कोड हो जाएगा, क्योंकि इसका दूसरा कोडान अवेलेबल है। तो इसका कंक्लूजन लिख लीजिए, मेनी अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडान, और ये मोर देन वन कोडान के नेचर को ही कहते हैं डी जनरेट नेचर। और इसका एग्जाम्पल ये दिख रहा है, क्या, फिनाइल एलानाइन के 2 कोडान हैं। एग्जाम्पल फिनाइल एलानाइन, और इसके कितने कोडान मिल गए, 2 कोडान मिल गए। एक कौन सा यू और एक कौन सा यूसी। तो डीजनरेट नेचर के लिए जिम्मेदार कौन है, बाई थर्ड बेस ऑफ क्या, कोडान। इसका कोई एक्सेप्शन है, ऐसा कोई है जिसका केवल एक ही कोडान होता हो? कहोगे हाँ है, 2 बेस हैं, या सॉरी 2 अमीनो एसिड हैं जिनका केवल एक एक कोडान है। एक्सेप्शन लिख लीजिए, एक अमीनो एसिड है जिसका नाम मिथियोनीन है, तो कहोगे ओनली वन कोडान, कौन सा, AUG। एक और है शायद ट्रिप्टोफान है, UGG। और एक अमीनो एसिड है जिसका नाम ट्रिप्टोफान है, इसका भी ओनली वन कोडान है, कौन सा, UGG। अगली प्रॉपर्टी, कितने नंबर हो गया था, 2। तीसरा, नो पंक्चुएशन या कामालेस या कंटिन्यूअस पंक्चुएशन नहीं है, कामालेस है या कंटिन्यूअस रीडिंग है। ये देख लो क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये mRNA है, लिखना नहीं, और ये 5' है और ये 3' है, तो हमेशा RNA ऐसे पढ़ा जाता है 5' to 3'। और इसी पर बहुत सारे बेस हैं, जैसे UAC, GAU, ACU, GACAC, ऐसे माने लिख दिया। तो होता क्या है कि UAC एक कोडान हो गया, GAU एक कोडान हो गया, ACU एक कोडान हो गया, CAC एक कोडान हो गया। मान लेते हैं
कि ये पर्टिकुलर बेस मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बेस यहां से डिलीट कर दिया गया, तो देखो होगा क्या। यदि आप ये बेस यहां से डिलीट कर दोगे तो ये वाला बेस यहां आ जाएगा और ये वाला बेस यहां आ जाएगा। इसका रिजल्ट देखो क्या होगा। थोड़ी देर बाद ये mRNA है, इसका इधर 5' है, इधर 3' और रिजल्ट देखो क्या होने वाला है। रिजल्ट ये होगा कि इस कोडान में तो कुछ चेंज हुआ नहीं, UAC जैसे था वैसे रहेगा, यहाँ G जैसे था वैसे ही लिखेगा, A हट ही गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, G के बाद U आ जाएगा, तो उसके साथ A आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, फिर U आ जाएगा और फिर C आ जाएगा, फिर A बचेगा, C बचेगा। अब देखो इस कोडान में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये कोडान चेंज हो गया, ये क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये भी क्या होगा, चेंज ही हुआ होगा। सिर्फ एक बेस निकाल लेने से ये जेनेटिक कोडान, ये जेनेटिक कोडान, ये जेनेटिक कोडान या आगे के कोडान खराब हो गए। क्यों? आप सोचो, अगर यहाँ कामा लगा होता इस जगह, तो अगर इस जगह कामा लगा होता, कोई शिफ्टिंग ना होती, तो क्या होता भाई, आप ये बेस निकाल लिए थे, जाने दो, ये कोडान खराब हो जाता, हो जाने दो, ना इसमें कुछ अंतर आता ना इसमें कुछ अंतर आता। तो ध्यान से सुनेंगे, जेनेटिक कोड को mRNA पर रीड किया जाता है किस दिशा से किस दिशा में, तो कहोगे 5' से 3' दिशा में रीड किया जाता है। और किस फैशन में, कंटिन्यूअस फैशन में। क्या कोई बेसेस के बीच कामा होता है या कोई पंक्चुएशन होता है, कहोगे नहीं होता है। और इसी नाते जैसे ही डिलीट करते हैं, अगर इंसर्ट कर दें तो बात तो वही है, तो चाहे डिलीट कर दो चाहे इंसर्ट कर दो, उससे रीडिंग फ्रेम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो लिख लीजिए, क्या बेटा, हाँ बताओ, बताते हैं कौन सा वाला, कहां से, यहां से, अरे बताओगे तभी तो कुछ बताएंगे, तो लिखो, जेनेटिक कोडान रीड ओवर mRNA in 5' to 3' direction in continuous fashion without comma या पंक्चुएशन। इसी नाते इंसर्शन या डिलीशन ऑफ बेस फ्रॉम mRNA क्या कर देगा, शिफ्ट इन रीडिंग फ्रेम एंड चेंज इन कोडान। चलो देखें कैसे करेंगे। कह रहा यदि 999 बेस है किस पर, mRNA पर, जो कोड करता है किसी प्रोटीन जिसमें 333 अमीनो एसिड हैं। कह रहा यदि बेस जो 901 पोजीशन पर है उसको डिलीट कर दिया जाए, कह रहा बताओ कितने कोडान खराब हो जाएंगे। तो देखो कितने, mRNA पर बेस बताओ कितने हैं, 999। तो यदि 999 बेस हैं तो कोडान बताओ कितने बनेंगे भाई, 3 बेस मिल करके एक कोडान बनता है, और कोडान की संख्या निकालनी है
तो कहोगे 333 आएगा। निकाला कैसे? 999 को 3 से क्या कर दिया, भाग दिया। अच्छा, इतने कोडान है और अमीनो एसिड कितने हैं? अमीनो एसिड दिए हैं क्वेश्चन में। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब कोई स्टाफ कोडान इसमें काउंट नहीं है। जितने कोडान उतने अमीनो एसिड लिखे हैं ना। अब कह रहा है कि इतने कोडान हैं, तो जरा देखो, 1 से लेकर के 900 और 900 से लेकर 999, इतने ही तो बेस है। कह रहा है कि 901 नंबर यही तो होगा इस जगह। कह रहा है जो 901 नंबर वाला बेस है वो निकाल दो। तो भैया 901 वाला निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 900 तक तो सही है। तो कितने बेस हैं बीच में? बेस हैं 900। तो कोडान कितने होंगे? कोडान आ जाएंगे 300। क्या ये खराब होंगे? नॉट अल्टर्ड। वो हैं टोटल कितने? तो अगर 300 अल्टर नहीं हुए तो अल्टर कितने हुए? यहां बेस देखो, यहां बीच में बेस कितने हैं? 99 तो बेस हैं। अगर 99 बेस हैं तो कोडान कितने बनेंगे? और यही क्या होंगे? अल्टर होंगे। जिस जगह से निकालोगे उसके आगे के अल्टर होंगे ना, उसके पहले के थोड़े अल्टर हो जाएंगे। 900 तक तो सही है, 901 नंबर निकाला है, तो 901 का मतलब 901 से लेकर 999 तक खराब जाएंगे। तो बीच में 99 बेस थे, तो कितने कोडान रहे होंगे? 33। ये क्या हुए? खराब। कितने खराब नहीं हुए? तो आंसर देंगे 300। ये सवाल रिपीट करके आ सकता है कि कितने खराब नहीं हुए, तो कितने खराब नहीं हुए? 300। लिख लिया सबने? चौथी प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल नेचर ऑफ कोडान। एक लाइन का कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल नेचर का मतलब है, जैसे मान लेते यू 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 एक कोडान है, ये फिनाइल एलानाइन के लिए कोड करता है, तो ये फिनाइल एलानाइन के लिए ही कोड करेगा दुनिया भर के सभी ऑर्गेनिज्म में। ये थोड़े कि यू 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 ह्यूमन में है तो फिनाइल एलानाइन दे दे, और वही यू 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 बैक्टीरिया में है तो कोई और अमीनो एसिड आ जाए। ऐसा नहीं होने वाला। जो पर्टिकुलर कोडान किसी अमीनो एसिड को कोड करता होगा, उसी अमीनो एसिड को सभी ऑर्गेनिज्म में कोड करेगा। यदि कोई बात सब पर लागू होती है, उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कहते हैं। इसी का फायदा कैसे उठाया गया? हम लोगों का डीएनए है, उसको बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करा करके प्रोटीन बैक्टीरिया से बनाए, इंसुलिन बैक्टीरिया से बनवा लिए। तो हम लोगों की प्रोटीन जो बैक्टीरिया में बन गई, इंसुलिन, ये पूछा गया सवाल है, वो किस नाते बन पाई? इसी यूनिवर्सल नेचर के नाते। यदि अगर हम लोगों का डीएनए बैक्टीरिया में डाला गया था, तो फिर हम ही लोगों का आरएनए वहां बनेगा। अब आरएनए हम लोगों का है, प्रोटीन उसको बनाना है। तो अगर जेनेटिक कोड का यूनिवर्सल नेचर ना होता तो क्या होता? हम जो भी आरएनए बनवाते वो वहां काम ही ना करता। लेकिन क्या है? यूनिवर्सल नेचर है। तो अगर यू 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 हम लोगों में फिनाइल एलानाइन को कोड करेगा, तो ये बैक्टीरिया में भी यू 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 की ही क्या करेगा? कोड करेगा। कहने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड के, किसी पर्टिकुलर कोडान के द्वारा कोड किया गया जो अमीनो एसिड है, वो सभी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा? सेम होगा। इसी को कहते क्या है? यूनिवर्सल नेचर। लिख लो। अमीनो एसिड अमीनो एसिड कोडेड बाय एनी कोडान आर सेम इन
ऑल ऑर्गेनिज्म। और जब ऑल ऑर्गेनिज्म कह दिया तो चाहे क्या हो, प्लांट और चाहे क्या हो एनिमल और चाहे क्या हो बैक्टीरिया। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे यू कोड करेगा किसको, फिनाइल एलानाइन को इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन इंसुलिन, ये आया हुआ सवाल है। सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, तो कहोगे ड्यू टू यूनिवर्सल नेचर ऑफ क्या, कोडान। एक एक्सेप्शन है इसका, यूनिवर्सल नेचर का भी एक्सेप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले कोडान और कुछ प्रोटोजोन में पाए जाने वाले क्रोडान यूनिवर्सल नेचर का फॉलो नहीं करते। तो लिख लेना अलग से, सम कोडान करना है। सम कोडान ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोन not follows यूनिवर्सल नेचर। नहीं फॉलो करते कोई बात नहीं। पांच नंबर, नॉन एम्बिगुअस या स्पेसिफिक नेचर। इसका मतलब समझ लो, किसी एक कोडान के द्वारा कोई एक विशेष अमीनो एसिड ही कोड किया जाएगा। ये नहीं करेंगे कि एक कोडान से दो अमीनो एसिड कोड हो गए, मतलब एक कोडान से वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही कोड होगा। जैसे ए है, वो लाइसिन को कोड करता है, तो लाइसिन को ही कोड करे, किसी और को कोड ना करे। इसको स्पेसिफिक नेचर कहते हैं, और स्पेसिफिक नेचर को ही नॉन एम्बिगुअस। तो लिख लीजिए, ईच कोडान कोड फॉर ए स्पेसिफिक अमीनो acid only and not code for other amino acid। इसका एग्जाम्पल लिख लो, ए ओनली कोड फॉर लाइसिन, किसी दूसरे अमीनो एसिड कोड करेगा ही नहीं। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं, लेकिन मिल जाएगा क्वेश्चन में। सैलिएंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, सारे पॉइंट टिक कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं जितने लिखे हैं। ट्रिपलेट नेचर है, 61 कोडान कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए, 3 कोडान नहीं कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए। इसी नाते जो कोड नहीं करेंगे नाम स्टॉप कोडान। अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन 1 कोडान, नेचर क्या हो गया, डिजेनरेट। कोडान हमेशा रीड होता है एमआरएनए पर, किस फैशन में, और कोई पंक्चुएशन नहीं होता है। कोड जनरली क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। जैसे चाहे बैक्टीरिया से ह्यूमन कहीं भी चले जाओ, यू किसको कोड करेगा,
फिनाइल एलानाइन को कोड करेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म में। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में या कहाँ, प्रोटोजोन, कोई बात नहीं। AUG डुअल फंक्शन करता है, ये मिथियोनिन को तो कोड करेगा ही, लेकिन ये इनिशिएटर कोडान भी है। और UAA, UAG और UGA ये क्या है, स्टॉप कोडान या टर्मिनेटर कोडान। कह रहा बताओ ये कोडान है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस बताओ, नहीं बता पाओगे। तो ये इतने से क्या निकलेगा, फिनाइल मिथियोनिन, ये फिनाइल एलानाइन, ये फिनाइल एलानाइन, ये वही सारे फिनाइल एलानाइन ही हैं। कितने अमीनो एसिड हैं कुल, तो 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस दिया है, क्या कोडान नहीं बता सकते हो, नहीं बता पाओगे। अरे बता तो सकते ही, उसमें कौन सी दिक्कत है, यहाँ AUG लिख दोगे। फिनाइल एलानाइन के नीचे दो ऑप्शन है, तो या तो UUU रहा होगा या तो UUC रहा होगा, दो तो बता सकते हो ना, ऐसे सब बता सकते हो। हेडिंग डालें म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। सबसे बढ़िया यहाँ लिखा है कि म्यूटेशन बहुत बढ़िया चीज है, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 4 में, और चैप्टर 4 में लिखा है कि परेशान ना हो, चैप्टर 5 में बढ़िया पढ़ाएंगे। तो न वहां कुछ पढ़ाए हैं न यहाँ कुछ पढ़ाए हैं, फिर भी 2 क्वेश्चन याद कर लेंगे। वहां हम लोग बेहतर म्यूटेशन पढ़ लिए थे, एनसीईआरटी में दिया नहीं था लेकिन पढ़ बेहतर लिए थे। म्यूटेशन में कई टाइप की बातें पढ़ी थी। म्यूटेशन का मतलब चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल में चेंज होना है तो या तो क्रोमोसोम में चेंज कर लो, तो क्रोमोसोमल एबरेशन कहते थे, या तो फिर जीन में चेंज कर लो। जीन में चेंज का मतलब फिर पॉइंट म्यूटेशन होता था। पॉइंट म्यूटेशन में क्या था, सिकल सेल एनीमिया, जिसमें एक बेस पेयर, डीएनए पर केवल एक बेस पेयर चेंज किया था, और वो भी ए और टी वाला जो पेयर था। उस ए और टी वाले पेयर चेंज होते ही मैसेंजर आरएनए पर कोडान बदल गया था, GAG की जगह GUG हो गया था, ये आपको पता है। और उसका रिजल्ट था 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया था। और आरबीसी जो स्फेरिकल थी या बाइकॉन्केव स्फेरिकल थी, वो कैसी हो गई थी, इलांगेटेड और सिकल शेप। और बीमारी का नाम निकलेस नहीं होगा, बीमारी का नाम क्या हो जाएगा, तो सिकल सेल एनीमिया। वो यहाँ नहीं लिखना, केवल एक लाइन लिखेंगे कि सिंगल बेस पेयर चेंज किया, पॉइंट म्यूटेशन हुआ, सिकल सेल एनीमिया, एग्जाम्पल खत्म। दूसरा वहीं पढ़े थे, उसका केवल नाम लिखे थे कि जब कभी, ध्यान सुनिएगा, मान लेते ये डीएनए है, इसमें कोई एक बेस पेयर है AT, आपने A की जगह T कर दिया, T की जगह A किया, लेकिन आपने रिप्लेस किया है, डिलीट नहीं किया था। तो जब पॉइंट म्यूटेशन होता है तो बेस पेयर चेंज होता है, ना कि बेस पेयर डिलीट होता है। अब करना क्या है, बेस पेयर डिलीट ही कर दीजिए। तो अगर डीएनए पर आप एक बेस पेयर निकाल लोगे तो आरएनए पर एक बेस निकल जाएगा। डीएनए पर 2 बेस पेयर निकाल लोगे तो आरएनए पर 2 बेस निकल जाएंगे। और अगर बेस आरएनए पर निकल गए तो अभी मैंने पीछे पढ़ाया, कामा तो है नहीं, कामा ना होने के नाते जहां से डिलीट करोगे उधर की तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, और रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाएगा। तो यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी बेस को इंसर्ट या डिलीट कर दिया जाए, तो जिस पॉइंट पर इंसर्ट या डिलीट करोगे उसके आगे के जितने बेस हैं उनका रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रीडिंग फ्रेम चेंज होने का मतलब है जेनेटिक कोड चेंज हो जाएगा। और अगर जेनेटिक कोड चेंज हुआ तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ कहानी ये पढ़नी है, पॉइंट म्यूटेशन तो यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ ये पढ़ना है कि यदि किसी डीएनए पर किसी बेस पेयर को डिलीट कर दिया जाए तो आरएनए पर एक बेस डिलीट हो जाएगा, और जैसे आरएनए पर एक बेस डिलीट होगा वैसे रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, सीक्वेंस शिफ्ट कर जाएगा, और उसका नाम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और अभी पीछे पढ़ा के आए हैं, कामा था नहीं तभी तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ। 2-3 बातें एक्स्ट्रा पढ़नी है तो अभी एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, पहले इतना लिख लीजिए।
म्यूटेशन। तो म्यूटेशन में पहला म्यूटेशन हमारे साथ लिखते चले, पॉइंट म्यूटेशन। कौन सा? पॉइंट म्यूटेशन। और ये होता क्या है? चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो अगर सिंगल बेस पेयर बदलोगे तो आरएनए में क्या बदल जाएगा? सिंगल बेस बदल जाएगा। चेंज इन सिंगल बेस ओवर एमआरएनए, रिजल्ट क्या पड़ेगा? चेंज इन वन कोडान। एक ही कोडान तो बदलेगा कि सारे बदल जाएंगे? भाई जहां जैसे GAG था उसकी जगह GUG हुआ, एक कोडान चेंज हुआ, ना उसके आगे का कोई चेंज हुआ ना उसके पीछे का। तो अगर एक कोडान चेंज होगा तो चेंज इन वन, एक ही अमीनो एसिड तो बदला। और इसका एग्जाम्पल और हम लोग ये डिटेल में वहां पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा लिखना नहीं है। दूसरा है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। यहां क्या होता है? तो यहां ये होता है कि बेस पेयर चेंज नहीं होता है, बेस पेयर डिलीट ही हो जाता है। तो अगर डीएनए पर बेस पेयर डिलीट करोगे तो आरएनए पर एक बेस डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट की जगह इंसर्ट भी तो कर सकते हैं, तो वहां इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां क्या होता है? या तो इंसर्शन होता है या तो डिलीशन होता है। किसका? बेसेज ओवर एमआरएनए। डीएनए एमआरएनए पर अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो असली कारण क्या हुआ होगा? डीएनए पर, लेकिन वो लिखा नहीं, कोई बात नहीं। रिजल्ट जरा बताओ क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि रीडिंग फ्रेम शिफ्ट रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। रिजल्ट क्या होगा? चेंज इन कोडान चेंज इन ऑल कोडान, सभी कोडान बदलेंगे। फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन। अंतर समझ में आ जाएगा। यहां सिर्फ एक कोडान बदला था जिसमें कोई एक बेस चेंज हो गया था। यहां एक निकाल दोगे उसके आगे सारे कोडान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, क्योंकि रीडिंग फ्रेम क्या किया है? शिफ्ट कर गया है। इसी नाते इसका नाम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो अंतर क्लियर हो गया। पॉइंट म्यूटेशन में क्या हुआ है? पॉइंट म्यूटेशन में एक बेस बदल गया है, गायब नहीं हुआ है। एक बेस जैसे GAG था उसकी जगह GUG किए, कोई बात नहीं, एक कोडान बदला, एक अमीनो एसिड बदला, बाकी आगे के भी ठीक है पीछे के भी ठीक है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ आपने एक बेस निकाल लिया है या वहां से इंसर्ट कर दिया है। जहां से निकाल लेंगे या जहां से इंसर्ट करेंगे उसके आगे का फ्रेम चेंज हो जाएगा, और जब आगे का फ्रेम चेंज होगा तो उसके आगे के सारे कोडान क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसी को कहते क्या है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो कि दो प्रकार का होगा। इंसर्शन करोगे तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन होगा, और डिलीशन करोगे तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होगा। देखिए अब लिखिएगा नहीं, केवल देखिएगा बस।
जरा इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई mRNA है और ये 5 डैश है, ये 3 डैश है और इस पर बेसेज है, जैसे AUG पहला लिख लिया, CUA लिख लिया, AUG लिख लिया, C लिख लिया, चलो कुछ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी लिखना नहीं। मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर बेस डिलीट कर दिया जाए, तो आप डिलीट करोगे तो होगा क्या, कामा तो है नहीं, तो जो ये वाला ए है वो यहां आ जाएगा, तो यू यहां आ जाएगा, तो ये इधर की तरफ रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर इसी जगह कुछ इंसर्ट कर दिया जाए, तो अगर यहां इंसर्ट करोगे तो यू यहां चला जाएगा, तो ए यहां चला जाएगा, तो इधर की तरफ क्या कर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ध्यान से सुने, यदि किसी जगह पर कोई बेस इंसर्ट करोगे तो रीडिंग फ्रेम उस पॉइंट के दूर चला जाएगा, और यदि डिलीट करोगे तो रीडिंग फ्रेम उधर की तरफ आ जाएगा। जब दूर जाएगा तो भी फ्रेम बदला, जब करीब आएगा तो भी फ्रेम बदला। ये जो ऊपर हुआ है, ये इसी को कहेंगे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन म्यूटेशन, और ये जो हुआ है इसे क्या कहेंगे, फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन। दोनों में जरा अंतर बता दो। तो कहोगे इसमें रीडिंग फ्रेम शिफ्ट होगा अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसर्शन, और इसमें रीडिंग फ्रेम शिफ्ट होगा टुवर्ड द पॉइंट ऑफ डिलीशन। रीडिंग फ्रेम शिफ्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ क्या, इंसर्शन, और इसमें क्या होगा, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट किधर की तरफ, टुवर्ड पॉइंट ऑफ डिलीशन। इतना लिखो। जो बात समझ में आ गई है कि यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि आप इंसर्शन करेंगे या डिलीशन करेंगे, तो जिस पॉइंट पर इंसर्शन या डिलीशन करेंगे उस पॉइंट के आगे के जो भी बेस सीक्वेंस हैं उनका रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा किधर की तरफ। तो दो ऑप्शन है, या तो टुवर्ड या तो अवे। टुवर्ड होगा तब जब डिलीशन, और अवे होगा तब जब इंसर्शन। अब इसके बाद जरा 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर mRNA है और इस पर बेस सीक्वेंस AUG, CAG, UAC, CAC ऐसे लिखा हुआ है, या CAG लिखा हुआ है। अब देखिए होगा क्या, जैसे आपसे कहा जाए कि ये पर्टिकुलर बेस यहां से डिलीट कर दिया जाए, तो अगर इसको हम लोग डिलीट कर देंगे तो रिजल्ट देखो क्या होगा। रिजल्ट ये होगा कि यहाँ AUG जैसे लिखा था वैसे लिखे रहेगा, लेकिन जहां CAG था वहां AGU हो जाएगा, और फिर ACC हो जाएगा, और फिर बचा का क्या, AG। अच्छा, मान लेते हैं
कि यहां से ये 2 बेस डिलीट कर दिए जाए। अगर आप 2 डिलीट करोगे तो रिजल्ट देखो कैसा होगा। तो AUG तो वैसे लिखोगे, अब ये CA दोनों निकल गए तो बचा क्या, GUA और CCA और सिर्फ क्या बचा G। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये तीनों बेस डिलीट कर दिए गए, तो कर देते हैं। क्या लिखोगे, AUG, अब सीधे क्या लिखोगे, UAC और CAG। अब ध्यान से देखिएगा, यहां सवाल है, देखिएगा ये कि एक कोडान ये था, एक कोडान ये था, एक कोडान ये था, एक कोडान, 4 ही कोडान थे यहां। जब एक बेस डिलीट किए तो कितने कोडान खराब हुए, तो ये कोडान बदला, ये कोडान बदला और ये भी तो खराब हुआ, 3 कोडान खराब हुए। अच्छा, जब 2 बेस निकाल लिए तो भी तो 3 कोडान खराब हुए। अच्छा, जब 3 बेस निकाल लिए तो कोई खराब नहीं हुआ, जो गया वो तो गया, जो बचे भाई इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया और इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। अब ध्यान से सुनेंगे, जब कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई बेस डिलीट करते हैं या कोई बेस इंसर्ट करते हैं तो रीडिंग फ्रेम चेंज होता है और कोडान चेंज होते हैं। कब, अगर एक डिलीट करोगे तो भी चेंज होगा, 2 डिलीट करोगे तो भी चेंज होगा, लेकिन जैसे ही 3 बेस निकालोगे, जैसे ही 3 बेस निकालोगे और तीनों एक ही कोडान के निकाल लो, तो जैसे तीनों एक ही कोडान के आप निकाल लोगे वैसे पहले तो चेंज हो ही नहीं था, उसके आगे इसको मतलब ही नहीं था, उसके पीछे के भी जेनेटिक कोड चेंज नहीं होंगे। तो चेंज क्या होगा, तो चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ कोडान। नंबर ऑफ कोडान कितने थे, 4, बचे कितने, 3, चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ अमीनो एसिड। पहले 4 कोडान थे तो 4 अमीनो एसिड आते होंगे, अब 3 कोडान बचे तो 3 अमीनो एसिड आएंगे। क्या चेंज नहीं हुआ, उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां से आपने इंसर्शन या डिलीशन किया है ना तो उसके पहले कुछ कोडान में चेंज आया है और ना तो उसके बाद के कोडान में चेंज आया। तो रीडिंग फ्रेम कब चेंज नहीं होता है, तो कहोगे यदि 3 बेस इंसर्ट कर दो या 3 क्या कर दो, डिलीट कर दो, बस किसी एक कोडान से करिएगा, ऐसा ना करिएगा 3 निकालना तो है लेकिन यहां से निकाल लीजिए 3। अब ऐसे 3 निकालोगे तब तो फिर चेंज हो जाएगा। तो 3 कहां से निकालो कि ना चेंज हो, तो देखो कहां से, कहो 3 बेस के बाद 3 निकाल लो, 3 बेस के बाद 3 निकाल लो, या 6 बेस के बाद 3 निकाल लो, या 9 के बाद 3 निकाल लो। तो 3 के बाद 3 निकालो, या 6 के बाद 3 निकालो, या 9 के बाद 3 निकालो, या 12 के बाद 3 निकालो, या 15 के बाद 3 निकालो, या 18 के बाद 3 निकालो। मतलब ऐसे हिसाब से 3 निकालो कि जो 3 जाएं वो किसी एक कोडान के चले जाएं। कहने का मतलब यदि चौथे, पांचवें, छठे वाला बेस निकाल लिया जाए तो बताओ कोडान चेंज होगा कि नहीं। चौथे, पांचवें, छठे पोजीशन, तो अगर चौथे, पांचवें, छठी पोजीशन का बेस निकाल लोगे तो चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर 7वें, 8वें, 9वें का निकाल लें तो भी चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा, तो अगर कह दिया जाए 8वें, 9वें और 10वें का निकाल लो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, ऐसे कहीं से एक निकाल लो कन्फर्म चेंज, कहीं से 2 निकाल लो कन्फर्म चेंज। 3 वाले में बस सावधानी रखना है। 3 वाले में क्या है, अगर वो चौथे, पांचवें, छठे से निकला तो चेंज नहीं, 7वें, 8वें, 9वें से निकला तो चेंज नहीं, 10वें, 11वें, 12वें से निकला तो चेंज नहीं। मतलब 3 के बाद निकालो या
6 के बाद निकालो या 9 के बाद निकालो, 3 निकालो, चेंज नहीं होगा। लिखो इफ 1 या 2 बेस इंसर्ट या डिलीट, बताओ रिजल्ट। रीडिंग फ्रेम मस्ट बी चेंज। और रीडिंग फ्रेम चेंज तो कोडान चेंज। अच्छा, इफ 3 या मल्टीपल ऑफ 3, 3 या 3 के मल्टीपल, 3 निकालो चाहे 6 निकालो, क्या दिक्कत है? 6 निकालोगे 2 कोडान चले जाएंगे। 3 या मल्टीपल ऑफ 3 बेस इंसर्ट या डिलीट, क्या होगा? नो चेंज इन रीडिंग फ्रेम। बस शर्त है बेटा इसकी, शर्त क्या है? वो 3 बेस कहां से रिमूव हो? सेम कोडान। 3 बेस ऑफ सेम कोडान के 3 होंगे तो उसके पहले तो खैर चेंज होते नहीं था, उसके बाद वाला भी चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ तो बदलेगा बेटा। क्या बदल जाएगा? नंबर ऑफ कोडान चेंज हो जाएंगे और नंबर ऑफ अमीनो एसिड। नंबर ऑफ कोडान एंड नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेंज। The relationship between gene and DNA best understood by mutation। अगर आप पढ़ चुके हो म्यूटेशन को, कहाँ? चैप्टर 4 में, और वहां लिखा है, आगे पढ़ेंगे 5 में। कह रहा इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट इन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन हो सकता लॉस या गेन हो किसका? जीन का, सो फंक्शन चेंज हो जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं। कह रहे यहाँ और एक्सप्लेन तो वहाँ किए हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन क्या है? चेंज इन सिंगल बेस पेयर, किसके लिए? जीन फॉर बीटा ग्लोबुलिन, रिजल्ट इन द चेंज इन अमीनो एसिड, यहाँ ग्लूटामेट से वायलिन, तो बीमारी कौन सी? तो ये सब वहाँ पता है, लिखे हैं, इसको मतलब नहीं है। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन कुछ इस प्रकार से हो कि इंसर्ट करो और डिलीट करो बेसेज इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो जैसे इंसर्ट और डिलीट करोगे वैसे रीडिंग फ्रेम चेंज होने लगेगा। अगर इसको एग्जाम्पल से समझ लो तो समझ लो भैया। लिखा है राम हैज रेड कैप, 4 कोडान है। देखो इसने पहले क्या गायब कर दिया? इंसर्ट किया है। पहले बी इंसर्ट किया, तो जैसे बी इंसर्ट किया बी इसके साथ लग गया तो डी आगे चला गया। फिर बी आई इंसर्ट किया तो ई और डी दोनों आगे चले गए, और फिर बी आई जी इंसर्ट कर दिया तो ये कोडान पहले सही था, ये कोडान पहले सही था, ये पहले सही था, ये पहले सही था, सिर्फ नया कोडान आ गया। रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हुआ, बस नंबर ऑफ कोडान बदले, नंबर ऑफ अमीनो एसिड बदला। वही हाल इसमें भी है। राम हैज रेड कैप में से इसने डिलीट करना शुरू किया, पहले आर डिलीट किया, फिर ई डिलीट किया, फिर डी डिलीट किया, तो बचा क्या? राम हैज कैप। नंबर ऑफ कोडान कम हो गए, लेकिन ना रीडिंग फ्रेम आगे बदला ना पीछे बदला। तो ये पूरी एक्सरसाइज कोई मतलब नहीं, यहाँ शुरू होता है। कंक्लूजन फ्रॉम एबव इज वेरी ऑब्वियस, क्या? टिक कर लो। इंसर्ट करो या डिलीट करो, 1 या 2, 3 नहीं लिखा है। बेसिस चेंज कर देगा क्या?
और किस पॉइंट से, उसी पॉइंट से चेंज होगा, उसके पहले नहीं चेंज हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंसर्शन या डिलीशन, सच म्यूटेशन इज रिफर्ड एज क्या, रिफर्ड एट फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फ्रेम शिफ्ट डिलीशन। इंसर्शन या डिलीशन अगर कर दो 3 या क्या मल्टीपल बेस, तो तुरंत इंसर्ट या डिलीशन हमको दिखाई पड़ेगा एक कोडान में। भाई अगर मल्टीपल बेस निकालोगे तो मल्टीपल कोडान में चेंज होगा ना भाई, 1 से 3 निकाल लिए तो 1 कोडान बदलेगा, मल्टीपल से निकाल लिए तो मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। और अगर मल्टीपल कोडान बदला तो हेंस का मतलब फिर क्या बदलेगा, तो या तो एक अमीनो एसिड बदले और या तो कई अमीनो एसिड बदलेगा, ठीक है। लेकिन रीडिंग फ्रेम क्या रहेगा, अनअल्टर्ड उस पर्टिकुलर पॉइंट से। फिर से समझ लीजिए, यदि आपने 3 बेस एक कोडान से इंसर्ट किए या डिलीट किए, डिलीट ही मानो, 3 बेस एक कोडान से निकाल लिए, तो एक कोडान से अगर निकालोगे तो एक ही कोडान तो खराब होगा, मतलब गायब होगा, बाकी तो सही रहेगा, तो एक ही अमीनो एसिड पे असर पड़ेगा। और अगर मल्टीपल कोडान से 3-3 निकाल लिए तो मतलब मल्टीपल का मतलब है कि आपने 7वां 8वां 9वां भी निकाल लिया और 10वां 11वां 12वां भी निकाल लिया। तो अगर 2 कोडान से बेस निकाल लिए तो 2 कोडान खराब हो जाएंगे, तो 2 अमीनो एसिड खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग फ्रेम लेकिन चेंज नहीं होगा। चलिए हेडिंग डालिए, टीआरएनए। सुन लीजिए कुछ रट्टे वाले सवाल। टीआरएनए दुनिया में होता है, इसकी हाइपोथेसिस फ्रांसिस क्रिक ने की थी। फ्रांसिस क्रिक ये कह रहे थे कि एमआरएनए के ऊपर बेस सीक्वेंस को हम जेनेटिक कोड कहते हैं, तो कोई न कोई व्यवस्था तो होनी ही चाहिए जो एमआरएनए के जेनेटिक कोड को रीड करे और अमीनो एसिड को लाए, कोई ना कोई तो होनी चाहिए। तो लेकिन उसको बता नहीं पाए थे बहुत बेहतर तरीके से। तो बाद में वैज्ञानिक हॉगलैंड आए हैं, उन्होंने बताया कि हाँ ये टीआरएनए है। तो टीआरएनए होता है, इसकी हाइपोथेसिस फ्रांसिस क्रिक की है। हाँ, और टीआरएनए की खोज जेनेटिक कोड से पहले हो गई थी, जेनेटिक कोड तो बाद में खोजा गया। एक और बात, डिस्कवर किसने किया, हॉगलैंड ने। 2-3 और, इसका नाम टीआरएनए क्यों है, तो ये वास्तव में अमीनो एसिड को लाता है, ब्रिंग करता है, जहां प्रोटीन बन रही है वहां ले लेके आएगा, तो ट्रांसफर तो कर रहा है, इसी नाते इसका नाम ट्रांसफर आरएनए। स्पेसिफिक अमीनो एसिड लाएगा, जब मिथियोनिन लाना होगा तो मिथियोनिन लाएगा, जब वैलिन लाना होगा तो वैलिन लाएगा। एक और बात, इसका नाम एडाप्टर आरएनए भी है, एडाप्टर आरएनए। क्यों, तो ध्यान सुनिएगा, टीआरएनए का नेचर स्पेसिफिक होता है, इसके पास खास एंटी कोडान होता है, खास कोडान के लिए। तो ऐसे ही कोई भी टीआरएनए किसी पर्टिकुलर जगह पर एमआरएनए से नहीं जुड़ जाएगा। जेनेटिक कोड को रीड करने की क्वालिटी इसके पास है और स्पेसिफिक कोडान के लिए स्पेसिफिक एंटी कोडान यहाँ पाया जाता है और स्पेसिफिक अमीनो एसिड भी होगा, इसी नाते इसका नाम एडाप्टर मॉलिक्यूल। काम क्या है, काम सिर्फ इसका ये है कि एक तो जेनेटिक कोड को रीड करो और दूसरा काम है कि अमीनो एसिड को लाओ, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसका नाम एसआरएनए भी है और एस का मतलब सॉल्युबल आरएनए है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है कि डबल, तो इसका कुछ हिस्सा सिंगल स्टैंड होता है और कुछ हिस्सा डबल स्टैंड होता है, इसी नाते इसको कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो और रटने वाले सवाल, फिर स्ट्रक्चर में चलेंगे। इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब याद होगा अगर, तो प्रोटीन का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर था, कार्बोहाइड्रेट का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, डीएनए का भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो आरएनए का भी होगा। इसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ जैसा होता है। अब क्लोवर लीफ क्या है, तो एक घास है जिसका नाम स्वीट क्लोवर है और उसकी ऐसी पत्तियां होती है, इसको ट्रिपल लीफ कहते हैं, 3 पत्ती घास हिंदी में बोलते हैं। ये स्वीट क्लोवर होती है, लेकिन ये जहरीली होती है, तो स्वीट क्लोवर लीफ के जैसी होती है, इसी नाते इसको क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं।
पहले वही पढ़ा जा रहा था। बाद में वैज्ञानिकों ने अब बताया है कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर उल्टे एल जैसा होता है, इन्वर्टेड एल। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप कह दीजिएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसका स्वीट क्लोवर लीफ जैसा है, लेकिन इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है तो कह दीजिएगा इन्वर्टेड एल। ये रटने वाले सवाल हैं, फिर अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे, लिख लीजिए। presence of tRNA proposed by फ्रांसिस क्रिक, एक tRNA discovered by होगलैंड। tRNA दो काम करता है, रीड करता है जेनेटिक कोडान जो प्रेजेंट होते हैं किस पर, ओवर mRNA, और ये ब्रिंग करता है, ब्रिंग अमीनो एसिड फॉर प्रोटीन स्पेसिफिक tRNA के पास स्पेसिफिक एंटीकोडान क्या होता भी आगे बताएंगे, बाइंड टू स्पेसिफिक कोडान, और स्पेसिफिक tRNA पर स्पेसिफिक अमीनो एसिड। जैसे tRNA के साथ यदि मिथियोनीन हो तो आप क्या कहोगे, तो ये वो tRNA है जो पहला होगा, क्योंकि इसके पास पहला अमीनो एसिड है, इसी को कहते हैं इनिशिएटर tRNA। लेकिन क्या स्टॉप कोडान के लिए कोई tRNA होता है, कहोगे नहीं होता है। नो tRNA फॉर एनी स्टॉप कोडान, और इनिशिएटर tRNA के पास जो एंटी कोडान होगा वो कोडान फॉर मिथियोनिन के लिए होगा। और मिथियोनिन का कोडान कौन होगा, अभी आगे लिख लेंगे। मिथियोनिन का कोडान तो पक्का ही है AUG, इसका एंटी कोडान ए की जगह यू की जगह ए और जी की जगह सी। कितना लिख लो पहले, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA कैसा है, क्लोवर लीफ लाइक, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ tRNA
कैसा है, तो कहोगे इनवर्टेड एल शेप। दो रटने वाले सवाल। टीआरएनए को कहा जाता है सॉल्युबल आरएनए या शॉर्ट फॉर्म में एसआरएनए। और यही स्मॉलेस्ट आरएनए है। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो लार्जेस्ट कौन है? आरआरएनए। चलो इसको देखो पहले। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ मॉडल है। तो क्लोवर की लीफ ऐसे होती है, ये स्ट्रक्चर या ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है। तो ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ का होता है, वैसा ही कुछ है। इसी नाते इसको क्या कहते हैं? क्लोवर लीफ मॉडल कहते हैं। लेकिन है तो ये टीआरएनए ही, और टीआरएनए हो चाहे आरएनए, दुनिया कोई भी हो, सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए और 5' to 3' पढ़ना चाहिए। तो आरएनए ऐसे पढ़ा जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तब ये ऐसे। इस किनारे को पकड़ लीजिए, इस किनारे को पकड़ लीजिए, खींच दीजिए तो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएगा। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, लेकिन कुछ जगह ये डबल स्टैंडर्ड हो गया है। इसी नाते इसको कहते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। कुछ जगह सिंगल है, कुछ जगह डबल है। आरएनए हमेशा 5' to 3' पढ़ा जाता है। इसका जो 3' इंड है बहुत काम का है। यही अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड है, यही वो जगह है जहां अमीनो एसिड बाइंड करेगा। तो एक तो टीआरएनए में एक जगह है जहां अमीनो एसिड जुड़ेगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड। दूसरा, इसमें 3 लूप पाई जाती है। एक का नाम है डीएचयू लूप, डाइहाइड्रोक्सीयूरिडीन बेस यहाँ होते हैं, और ये तय करता है कि कौन सा एंजाइम लगेगा किस अमीनो एसिड से बाइंड होने में। अलग अलग अमीनो एसिड से बाइंड होने में अलग अलग एंजाइम लगते हैं, वो एंजाइम ये सेलेक्ट करता है। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होनी होती है तब टीआरएनए को राइबोसोम से जुड़ना होता है। तो जो ये वाली लूप है टी साइज सी लूप, ये फॉर बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए टू लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम। जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है तो टीआरएनए को एमआरएनए से भी जुड़ना होता है। तो इसकी एक लूप है, इसका नाम एंटीकोडान लूप है। यही बाइंड करती है किससे? एमआरएनए। सब बिल्कुल फिक्स है, सबके काम अलग अलग है। 3' इंड का काम है अमीनो एसिड से जुड़ जाना, टी साइज सी लूप का काम है राइबोसोम से जुड़ जाना, डीएचयू लूप का काम है कि एंजाइम सेलेक्ट कर लेना, और मेन इसमें एंटीकोडान लूप है। एंटीकोडान लूप की जिम्मेदारी है कि एमआरएनए से जुड़ना। अब कैसे जुड़ेगा वो देखो। एंटीकोडान पर टोटल 7 अनपेयर बेस पाए जाते हैं, यहाँ 7 ही हमने बनाए हैं, और बीच के जो 3 अनपेयर बेस हैं उन्हीं को एंटीकोडान कहते हैं। इनको एंटीकोडान क्यों कहते हैं? तो कहोगे यहाँ के जो बेस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। किनसे? उन बेसेस से जो कोडान प्रेजेंट होता कहाँ? एमआरएनए। एमआरएनए के कोडान के जो बेस हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसी नाते इनको हम कहते हैं क्या? एंटीकोडान कहते हैं। ठीक है, एक बात। अब कैसे बाइंड करेगा वो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये कोई टीआरएनए है और ये कोई एमआरएनए है। तो एमआरएनए हमेशा 5' to 3' पढ़ा जाता है, और ये एजीयू कोडान है किस अमीनो एसिड के लिए? तो कहोगे सेरीन अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, कोडान हमेशा 5' to 3' पढ़ा जाता है। अब ये है एंटीकोडान। एंटीकोडान तो ए की जगह यू लिखोगे, जी की जगह सी लिखोगे और यू की जगह ए लिखोगे। अब पढ़ेंगे कैसे, यही समस्या है। देखो इधर से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए AGU का एंटीकोडान क्या है, तो आप तुरंत कहोगे UCA।
और UCA कहते गलत हो जाएगा, क्योंकि UCA कहने का मतलब आप 3' to 5' बता रहे हो, जबकि RNA पढ़ा कैसे जाता है 5' to 3'। तो AGU का एंटी कोडान क्या है, तो कहोगे इधर से पढ़ोगे, पहले लिख लोगे फिर पढ़ोगे इधर से ACU, क्योंकि इधर देखो ये है क्या 5' और ये है क्या 3'। तो एंटी कोडान UCA और ACU दोनों में से कौन सा सही है, ये वाला सही है। क्यों, ये वाला किस दिशा में है, हाँ अगर ये मिले ना तब तो फिर आंसर क्या लगा दोगे, UCA लगा दोगे। तो कोडान भी कैसे पढ़ोगे 5' to 3', एंटी कोडान भी कैसे पढ़ोगे 5' to 3'। कोडान के 3 बेस पेयर, एंटी कोडान के 3 बेस पेयर रहे, कोडान के 3 बेस, एंटी कोडान के 3 बेस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 10 अमीनो एसिड हैं तो 10 कोडान होंगे सेंस, और एक क्या होगा स्टॉप कोडान, ठीक है। लेकिन जितने सेंस कोडान होंगे उतने ही एंटी कोडान होंगे, क्योंकि स्टॉप कोडान के लिए कोई एंटी कोडान नहीं पाया जाता। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। तो 2 लाइनें केवल लिख लेते, टीआरएनए कंप्लीट। टीआरएनए have anticodon loop with base complementary to bases of codon present over mRNA। बाकी सारी बातें पीछे हम लोग लिख ही चुके हैं टीआरएनए। तो कोडान और एंटी कोडान का पढ़ना ध्यान रखिएगा। कोडान तो बिल्कुल 5' to 3' लिखे होगा, बावधी खत्म है। एंटी कोडान में गलती हो जाएगी, एंटी कोडान जो लिखोगे तुरंत वो 3' to 5' लिख के आएगा, तो आंसर क्या लगाओगे 5' to 3'। हाँ अगर ऑप्शन में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। 2-3 क्वेश्चन राइबोसोमल आरएनए के। रटने वाले पहले से ही पता है। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ होती है, तो इसकी सिंथेसिस होती है न्यूक्लियोलस में, ये याद रखिएगा। दूसरा, यही मोस्ट एबंडेंट आरएनए है और यही लार्जेस्ट आरएनए भी है। मोस्ट एबंडेंट भी है, लार्जेस्ट भी है। यही मोस्ट स्टेबल आरएनए भी है, पहले से पता है। ये काम आता है कैसे, तो कहोगे एज स्ट्रक्चरल आरएनए एंड कैटालिटिक आरएनए। स्ट्रक्चरल कैसे जरा बताओ, तो राइबोसोमल आरएनए बनाता है राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए मेक राइबोसोम, ये तो स्ट्रक्चर हो गया ना। बस राइबोसोम बनाने में क्या लगता है, राइबोसोमल आरएनए लगता है और प्लस प्रोटीन। पूछा गया कितने टाइप की, 80 टाइप, ये आया हुआ सवाल है। अब कैटालिटिक आरएनए की बात करो तो राइबोसोमल आरएनए काम करता है एक्ट एज एंजाइम फॉर ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने में एंजाइम का काम करता है, एग्जाम्पल भी दिया है क्या, 23S राइबोसोमल आरएनए एक्ट एज एंजाइम इन किसमें,
बैक्टीरिया। बाकी लिखें, लिख लीजिए mRNA। फुल फॉर्म क्या है? क्यों? कहां से कहां मैसेज पहुंचा देते हैं, हैं? तो ध्यान से सुनो, इसके पास जो बेस सीक्वेंस है वो वास्तव में मैसेज ही है राइबोसोम के लिए कि जब प्रोटीन बनाना तो इन बेस सीक्वेंस को देख लेना और इसी के हिसाब से अमीनो एसिड का सीक्वेंस लगाना, तो मैसेज ही तो है। तो इस पे जो बेस सीक्वेंस है वो तय करते हैं अमीनो एसिड के सीक्वेंस को, इसी को मैसेज कहते हैं। इसी नाते नाम क्या पड़ गया, मैसेंजर। तो ये टेम्पलेट भी तो है, ये टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस है। तो आगे लिखिए, एक्ट एज टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों? देयर बेस सीक्वेंस या कोडान क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अमीनो एसिड सीक्वेंस। एक क्वेश्चन बता दो, प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए किससे जुड़ता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के समय एमआरएनए राइबोसोम की छोटी यूनिट से जुड़ता है, स्मॉल यूनिट के साथ। तो लिख लीजिए, एट टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, एमआरएनए बाइंड टू स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये मान लेते हैं कि एमआरएनए है, तो इधर की तरफ क्या होगा 5' और इधर की तरफ क्या होगा 3'। यहाँ एक लाइन बढ़ा दी गई है कि 5' पर यहाँ क्या मिलेगा AUG, 5' पे ही तो मिलेगा, और 3' पर क्या मिलेगा UAA या UAG या UGA। ध्यान से सुनिएगा, ये इनिशिएटर कोडान है इसके आगे और ये टर्मिनेटर कोडान है इसके पीछे। एक स्पेसिफिक रीजन पाया जाता है जिसको UTR कहते हैं, UTR फुल फॉर्म अनट्रांसलेटेड रीजन है। कहां पे बता दो, तो कहोगे UTR इनिशिएटर कोडान के पहले है, कहां 5' एंड पर, और UTR कहां है टर्मिनेटर कोडान के बाद, कहां 3'। तो यहां से यहां क्या है, अगर वो अनट्रांसलेटेड रीजन है तो ये क्या है, नहीं ये तो ये स्टॉप कोडान इसी रीजन का हिस्सा है ना, अगले का हिस्सा थोड़े हो जाएगा।
स्टॉप कोडान का भी काम है ना वहां से टर्मिनेशन, अभी आगे पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन भी तो ट्रांसलेशन का पार्ट है। तो आखिरी लाइन लिख लीजिए, अनट्रांसलेटेड रीजन प्रेजेंट इन mRNA 8 कहाँ है? बिफोर बिफोर इनिशिएटर कोडान एट 5' और आफ्टर टर्मिनेटर कोडान एट कहाँ 3'। ये सारी बातें जो इधर mRNA और rRNA की लिखे हो, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस में लिखी हुई हैं। तो अब प्रोटीन सिंथेसिस की सिर्फ मैकेनिज्म बची है, उसका थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, वो अगले लेक्चर पर पढ़ाएंगे। दो मिनट रुक जाते, जरा एनसीईआरटी से टीआरएनए पढ़ लेते हैं, इसी लेक्चर में रिकॉर्ड हो जाएगा। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रपोजिशन ऑफ कोड, ये क्लियर था किसको? फ्रांसिस क्रिक को, कि कोई न कोई मैकेनिज्म होगी जो रीड करती होगी कोड को, और जो अमीनो एसिड से जुड़ा मसला होगा, क्योंकि अमीनो एसिड के पास कोई भी स्ट्रक्चरल स्पेशलिटी नहीं है कि वो रीड कर सके किसको? कोड को। तो ही मतलब फ्रांसिस क्रिक पास्चुलेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एडाप्टर मॉलिक्यूल, जो एक तरफ क्या करे? रीड करे कोड, और दूसरी तरफ क्या करे? बाइंड करे स्पेसिफिक अमीनो एसिड। टीआरएनए का नाम एसआरएनए या सॉल्युबल आरएनए भी है। इसकी खोज बहुत पहले हो गई थी, मतलब इसके बारे में लोग विचार कर रहे थे जेनेटिक कोड से पहले ही, लेकिन इसका रोल एडाप्टर मॉलिक्यूल के तरीके से बहुत बाद में पता चला। टिक कर लो, टीआरएनए हैज एंटी कोडान लूप, जिसमें बेसेज हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? कोड। अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड है जो बाइंड करेगा किससे? अमीनो एसिड से। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमीनो एसिड, जैसे इनिशिएशन के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होगा जिसका नाम इनिशिएटर टीआरएनए। कोई भी टीआरएनए नहीं है किसके लिए? स्टॉप कोडान। जरा फिगर देख लो, देख लिया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए कैसा है? क्लोवर लीफ। और एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है? तो कहोगे एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इन्वर्टेड एल। अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे ट्रांसलेशन।